हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जीएसटीआर 9 पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं और इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं जीएसटीआर 9 और 9C में। एक एक करके कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं जीएसटीआर 9 क्या होता है, किसको फाइल करना होता है और इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चेंज हुए हैं। देखिए, एनुअल रिटर्न किसको फाइल करना होता है। वैसे तो जितने भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं सभी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन रेगुलर टैक्स पेयर जो होते हैं उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटीआर 9 में। तो जीएसटीआर 9 की जब बात होगी मींस हम बात कर रहे हैं रेगुलर टैक्स पेयर की, और जो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड होते हैं उनको फाइल करना होता है जीएसटीआर 4। उसकी ड्यू डेट होती है 30 जून। बट यहां हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर टैक्स पेयर की, उनको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटीआर 9 में। कब तक? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डेट मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 अभी एंड हुआ है उसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर 2025। ठीक हो गया जी। तो जीएसटीआर 9 कब तक फाइल करना है हमें? 24-25 का 31 दिसंबर तक। ठीक है, किसको फाइल करना है? इसकी एप्लीकेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। अभी तक 2 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है उनको ही जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है। इससे नीचे अगर टर्नओवर है तो वहां जीएसटीआर 9 ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो फाइल कर सकते हो लेकिन वहां पर मैंडेटरी नहीं होता है। बट जहां 2 करोड़ को एक्सीड कर गया फिर आपको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना ही करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, जब टर्नओवर की बात करेंगे तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैं हमेशा बताता हूं, टीईई। जहां भी जीएसटी की बात आती है एग्रीगेट टर्नओवर, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखे तो आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है? टीईई मतलब टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर और एक्सपोर्ट का टर्नओवर। तीनों टर्नओवर मिला लीजिए। अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है मतलब आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। ठीक हो गया सर। जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये लिस्ट है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले हमारे पास जीएसटीआर 1 और 3B की समरी होनी चाहिए कि अगर आपस में कोई मिसमैच हो रहा है तो वो हमें पहले ही पता चल जाए। सेल और परचेज का रजिस्टर या कोई लेजर या कोई और डिटेल होती है सेल परचेज की, सब अलग अलग मेंटेन करते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। डेबिट नोट कोई इशू हुआ है, क्रेडिट नोट या कोई अमेंडमेंट हुए हैं जीएसटी के रिटर्न्स में, उसकी डिटेल होनी चाहिए। ऑडिटेड अकाउंट होने चाहिए। देखिए 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जा रहा है तो जीएसटीआर 9 फाइल करना है। इसका मतलब टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल होगा। तो हमारे पास ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लेजर, नोट्स, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके अलावा साल भर में जितनी आईटीसी अवेल करी है या फिर रिवर्स करी है उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। जीएसटीआर 2 भी साल भर का होना चाहिए। सारे चालान होने चाहिए। एचएसएन वाइज डिटेल होनी चाहिए। लास्ट ईयर से ये मैंडेटरी हो चुका है, इसको भी हमें एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। तो हमारे पास एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक की परचेज है और जो आपका जीएसटीआर 2A और 2B है इसका रिकंसिलिएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटीआर 9 में चेंज क्या क्या हुआ है फटाफट से। सबसे पहले तो जो टेबल 6 होती है ना वो चेंज हो गया है। उसमें जो 6A होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 61A 612। मैं आपको अगर लेके चलूँ सीधे यहाँ पर तो प्रिपेयर ऑनलाइन में जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चेंज आया है हमारे जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइलिंग में। सबसे पहले तो ऊपर देखिए सर, पहले हम लोग क्या डाउनलोड करते थे, यहाँ से जीएसटीआर 9 डाउनलोड हो जाती थी समरी 1, 3B। इस बार हम 2 और एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा चेंज है। एक तो टेबल 8A ये हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पूरी आईटीसी की डिटेल आ जाएगी सर। और हम लोग इस बार 12 जो टेबल 12 है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एचएसएन वाइज समरी पूरे साल की हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर पाएंगे। तो टाइम बहुत बच जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और अगर कोई गलती हो गई है जीएसटीआर 1 को फाइल करने में तो वो हम ठीक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पूरा जीएसटीआर 1 में अलग अलग उसको देखो, फिर उसको समराइज करो, फिर उसको एंटर करो। अभी क्या है, बस एक क्लिक पर हम पूरे साल की, चाहे जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 1A हो, उसकी एचएसएन डिटेल हम लोग कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है सर। टेबल 4 हमें पता है यहाँ पर जीएसटीआर 1 का टर्नओवर आता है। इस बार अगर कोई आपने चेंज करा है जीएसटीआर 1A से तो वो भी यहाँ पर उसका चेंज रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इस बार हमारा जीएसटीआर 1A भी इनेबल हो चुका है।
5 में कोई चेंज नहीं है। 6 में सर आ जाते हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। टेबल 6 की बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है। पहले सिर्फ 6A आया करता था, अभी 61A और A2 आ चुका है। A2 तो कुछ भी नहीं है, A में से हम A1 माइनस करेंगे तो A2 आ जाएगा। A1 क्या कहता है सर? A1 ये कहता है कि ITC ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर अदर देन रिक्लेम। मतलब 23-24 की कोई ऐसी ITC है जो आप 24-25 में क्लेम किया है आपने, तो वो अब यहाँ पर आपको अलग से रिपोर्ट करनी है। इसकी वजह से बहुत मिसमैच आते थे, इसकी वजह से डिफरेंस आता था। आगे चल के पता चल रहा है नोटिस आ रही है, अब उसका रिप्लाई करो, एक अननेसेसरी का एक स्टेप बढ़ जाता था और एक हेडेक हो जाती थी। तो अभी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी 3B में अगर हमने कोई ऐसी ITC क्लेम करी हुई है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है, मीन्स 23-24 की है, तो वो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो इस ईयर की ITC है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर 6B में हम लोग यहाँ पर मैनुअली उसको बाइफरकेट करते हैं कि भाई इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है और इनपुट सर्विस का कितना है। उसके अलावा नीचे आ जाइए सर, 6H। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, जैसे सपोज आपका 24-25 का इनवॉइस है, ठीक है, वो आपने क्लेम किया 25-26 में, तो उसको कब का माना जाता था ITC? उसको उस ईयर का ही ITC माना जाता था जिस ईयर का वो इनवॉइस है। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा है कि जिस ईयर में आप क्लेम करोगे उस ईयर का ITC माना जाएगा। तो आप सपोज करिए 25-26 का ITC था, वो आपने 25-26 में जो है उसको रिपोर्ट नहीं किया, अब का मतलब क्लेम नहीं किया, ठीक है, वो हमने कब क्लेम किया है? 25-26 में, नेक्स्ट ईयर में। तो अब उस ITC को 25-26 का ही माना जाएगा। तो ये एक अच्छी चेंज है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि किसका मानना है किसका नहीं मानना है। जिस ईयर में आप ITC क्लेम करोगे बस उस ईयर का माना जाएगा। 24-25 में कर लिया, 24-25 का माना जाएगा, और अगर 25-26 में किया तो उस ईयर का माना जाएगा। तो ये एक चेंज हुआ है 6H में, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर 6M में ना थोड़ा सा बस हेडिंग चेंज कर दी है कि भाई ITC 01, 02 और ITC 02A का यहाँ पर ITC आपको शो करना है। तो ये तो हो गई बात, ठीक है सर। फिर आ जाते हैं अपन टेबल 8 में। टेबल 8 में भी एक चेंज हुआ है कि अब यहाँ पर ITC कहाँ से उठ के आएगा पता है? 6B से उठ के आएगा। तो अब 3B का डेटा यहाँ नहीं आएगा, 6B से आएगा। तो इसका फायदा पता है क्या होगा? अब यहाँ भी डिफरेंस नहीं आया करेगा, जो पहले डिफरेंस आया करता था अब वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 8C में भी एक चेंज हुआ है। कह रहा है कि ITC ऑन इनवर्ट सप्लाई, ठीक है, अदर देन वो जो मतलब इंपोर्ट्स का है या जो इनवर्ट सप्लाई जिस पे RCM होता है उसको हटा दीजिए। जो नॉर्मल ITC है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर ध्यान दे समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 24-25 का ITC था, वो आप किसी भी रीजन की वजह से क्लेम नहीं कर पाए 24-25 में। कब आपने क्लेम किया उसको? 25-26 में। वो अब आपको यहां पर सिर्फ रिपोर्ट करना है, समझ रहे हो? आपने पहली बार क्लेम कर रहे हो, 24-25 का ITC था, आप उसको क्लेम कर रहे हो 25-26 में, वो यहां पर आपको रिपोर्ट करना है। दूसरा केस लेते हैं, 24-25 का ITC था, आपने क्लेम कर लिया, बट किसी रीजन की वजह से आपने उसको रिवर्स करना पड़ गया, 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ या कोई भी रीजन है, आपको ITC रिवर्स करना पड़ गया। अब आपने उसको दोबारा कब क्लेम किया? अब सर दोबारा क्लेम किया है 25-26 में, वो यहां पर नहीं आएगा। पहली बार जो आप ITC क्लेम करोगे वो सिर्फ आपको 8C में रिपोर्ट करना है, और अगर आपने एक बार ITC ले लिया था फिर रिवर्स कर दिया और फिर दोबारा आपने क्लेम किया, तो ऐसा ITC आपको यहां पर टेबल 13 में यहां पर रिपोर्ट करना है, ठीक हो गया जी। तो ये है एक और चेंज। इसके अलावा टेबल जो 8 है उसमें जो H1 है उसमें भी एक छोटा सा चेंज हुआ है। वो मतलब चेंज क्या हुआ है, वो नई टेबल ऐड हुई है 8H1 ये वाली। इसमें कह रहा है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना उसके ऊपर जो ITC IGST का क्रेडिट होता है, वो जो अगर मान लीजिए 24-25 का था बट आप उसको नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर रहे हो, तो वो अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट के केस में है, जो IGST होता है
हमें पता है इंपोर्ट केस में IGST लगता है, तो वो अगर आपका 24-25 का था बट आप क्लेम नहीं कर पाए, अब आप उसको नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर 8H1 में रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा जीएसटी टेबल 9 में भी एक चेंज हुआ है। अब जो पेबल का जो अमाउंट है ना, वो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड में यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर 0 रहेगा, पॉजिटिव है मतलब आपको पे करना है DRC 03 के थ्रू। तो यहाँ पर अब क्या होगा ना, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो जितना भी पेबल आएगा वो आपको यहीं से पता चल जाएगा टेबल 9 से। उसी तरह एक चेंज हुआ है, टेबल 17 ऐड हुई है GSTR 9C में, जहां पर अब आपको 9C का जो लेट फीस होती है ना, वो भी अब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा चेंज है। उसके अलावा जो टेबल ऑप्शनल थी वो अभी भी ऑप्शनल है, जैसे 15 हो गई, 14 हो गई, 18 हो गई, 17 ये आपको इस बार मतलब फिल करना ही करना है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो अलग से। अब ये ऑप्शन हमें मिल चुका है, 16 भी ऑप्शनल है। तो ये वो छोटे छोटे बड़े चेंजेस थे जो GSTR 9 में हुए हैं। इसके अलावा GSTR 9 को डिटेल में कैसे फाइल करना है उसके ऊपर हम बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, उसको भी ले लेते हैं कि सर अगर GSTR 1 में सेल अंडर रिपोर्ट हुई है, सपोज 10 लाख थी बट रिपोर्ट हुई है सिर्फ 5 लाख, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। GSTR 9 में जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर है वो ही आपको रिपोर्ट करनी है। अगर 1 गलत गया है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। क्या GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है? यस, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको फाइल करना मैंडेटरी है, वरना लेट फीस पेनाल्टी लग जाएगी। सर हमारा GSTR 9 तो कैंसिल हो चुका है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका GSTR 9 1 अप्रैल 2024 को कैंसिल हो गया बट आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उस एक दिन का, तो भले ही सिर्फ एक दिन आपका रजिस्ट्रेशन था, फिर भी आपको GSTR 9 फाइल करना है। ड्यूरिंग द ईयर आपका अगर GST कैंसिल हो जाता है फिर भी GSTR 9 फाइल करना है। सर हमारे अलग अलग स्टेट में 4-5 GST हैं, तो क्या हम एक GSTR 9 फाइल कर सकते हैं? नो। अगर आपका हर स्टेट में अलग अलग GST है या एक ही स्टेट में अगर आपके 4-5 GST है तो आपको हर GST का अलग अलग GSTR 9 फाइल करना है। एक साथ कंबाइन कोई फैसिलिटी ही नहीं है, आपको हर GST का अलग अलग GSTR 9 फाइल करना है। सर क्या जो GSTR 1 और 3B की वैल्यू आ रही है क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो भी एडिशनल पेनाल्टी आएगी, एडिशनल टैक्स पेमेंट आएगा, वो आप कैसे पे करोगे? सर DRC 03 के थ्रू आप पे कर सकते हो, और अगर पहले से पड़ा हुआ है कैश लेजर में तो वहां से भी एडजस्ट हो जाएगा। सर अगर GSTR 9 में ठीक है, क्या हम कोई एडिशनल लायबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने 1 और 3B में छूट गया है तो GSTR 9 में आप उसको क्लेम कर सकते हो। सर हमने कोई ITC हमें क्लेम करना था, वो हम नहीं कर पाए, लेट सपोज, क्या हम GSTR 9 में उसको क्लेम कर सकते हैं? नो नो नो। ITC आप कहां क्लेम कर सकते हो? सिर्फ GSTR 3B में। जो कुछ ITC का करना है आप 3B में ही कर सकते हो। GSTR 9 में छूटा हुआ ITC क्लेम नहीं होता है। सर एक बार GSTR 9 फाइल हो गया, फिर हमने देखा अरे हमसे तो गलती हो गई, क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? नहीं। तो आपको GSTR 9 बहुत ध्यान से फाइल करना है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये वो क्वेश्चन थे जो जिनका मतलब मन में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सोचा उसको भी अलग से ले ले। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। डिटेल प्रैक्टिकल फाइलिंग वीडियो अलग से आने वाला है चैनल पर, तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।